हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज का जो लेक्चर है इसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स स्टडी करेंगे और इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जेई एडवांस में आ रखे हैं। तो ये जो लेक्चर है केवल जेई एडवांस के लिए नेसेसरी है, मेंस और नीट के लिए नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। पहला ऐसा अपने पास टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो टर्म्स है अपने पास, जैसे कि ई सेल या ई नॉट सेल, इसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है थर्मोडाइनमिक फंक्शंस के साथ। एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया या गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। और ऐसा एक रिलेशनशिप ऑलरेडी हमने एस्टेब्लिश करके रखा है। क्या रिलेशनशिप है वो? डेल्टा जी ऑफ एनी रिएक्शन, और सेल के अंदर अगर करवा रहे हैं तो सेल रिएक्शन की बात है। डेल्टा जी ऑफ सेल रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल या डेल्टा जी की वैल्यू से आप ये बता सकते हैं कि सेल के अंदर जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। आज हमें कौन से थर्मोडायनेमिक फंक्शन की बात करनी है? एंट्रोपी कैलकुलेशन करना है। तो एंट्रोपी का मतलब हो गया कि चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है सेल की रिएक्शन के लिए। तो क्या कर सकते हैं कि एंट्रोपी का रिलेशनशिप अगर डेल्टा जी के साथ आ जाए और डेल्टा जी का रिलेशनशिप ई सेल के साथ है, तो इनको रिलेट करते हुए सीधा एंट्रोपी का कैलकुलेशन हम ई सेल से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो जी का जो फंक्शन है इसका एंट्रोपी के साथ क्या रिलेशनशिप है ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि G इज इक्वल टू क्या होता है? H माइनस टी एस। गिब्स फ्री एनर्जी का जो फंक्शन है उसको डिफाइन करने का तरीका यही होता है, एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई एंट्रोपी। अब एंथैल्पी या एंट्रोपी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी ये कैलकुलेट नहीं करना होता है, इनमें चेंज कैलकुलेट करना होता है। तो चेंज अगर कैलकुलेट करना है आपको तो क्या लिखना पड़ेगा? डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। एंथैल्पी किस तरीके से डिफाइन होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। तो डी एच अपने पास कितना हो जाएगा? डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। इसको अगर यहां सब्स्टिट्यूट किया जाए तो डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस। काफी लंबा सारा एक्सप्रेशन हो गया ये, और अभी भी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पुट करनी बाकी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको पता है कि du चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क, दैट मींस माइनस पी डीवी प्लस हीट मतलब अपने पास क्या लिखा है? dq। हीट का एक रिलेशनशिप एंट्रोपी के साथ होता है, ds इज इक्वल टू होता है dq डिवाइडेड बाई t। जितना भी किसी प्रोसेस में हीट का चेंज हो रहा है और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है, इन दोनों का रेशो किसके इक्वल आ जाता है? चेंज इन एंट्रोपी के इक्वल। तो यहां से dq की वैल्यू क्या हो जाएगी? TDS। तो dq की जगह क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे? TDS। और du की वैल्यू को इस वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो वैल्यू में जैसे ही पुट करेंगे डेल्टा जी के लिए कुछ एक एक्सप्रेशन बनेगा और वो एक्सप्रेशन काफी छोटा हो जाएगा। तो dg इज इक्वल टू du कितना हो सकता है? माइनस पी डी वी प्लस एस डी टी, सॉरी TDS। आगे क्या है? PdV प्लस VdP माइनस TDS माइनस SDT। तो PdV क्रॉस हो गया, TDS चला गया, और अब ये एक्सप्रेशन काफी छोटा हो चुका है। dg इज इक्वल टू VdP माइनस SDT। ठीक है। और अगर किसी भी रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो रिएक्शन के लिए आपके पास G को कैलकुलेट नहीं किया जाता, डेल्टा G को कैलकुलेट किया जाता है। डेल्टा G ऑफ रिएक्शन को आप कैसे इंडिकेट करते हो? इस तरीके से डेल्टा का साइन लगाते हैं, रिएक्शन के लिए R का साइन लगाते हैं, और जिस भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन की बात है, जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी की अगर बात है, तो इस तरीके से इंडिकेट करते हैं डेल्टा आर जी या फिर डेल्टा G ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को इस रिलेशन को किसी रिएक्शन के लिए मॉडिफाई करना है तो क्या लिख सकते हैं? D डेल्टा आर जी इज इक्वल टू वॉल्यूम चेंज ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाई dp माइनस एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाई dt। और ये रिलेशनशिप भी आपको थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स दोनों में डील करने के लिए मिलता है। अब बात आती है कि इस रिलेशनशिप से हमें डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन निकालना है, और डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन निकालने में यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो पैरामीटर है, जैसे कि ई सेल या ई नॉट सेल काम में आने चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन की जगह क्या लिखा जा सकता है? माइनस एन एफ ई सेल। तो क्या फंक्शन बन जाएगा ये? इससे पहले एक बात और देख लेते हैं
कि बैटरी अगर कभी भी रिएक्ट कर रही है या बैटरी के अंदर कोई भी सेल रिएक्शन होके आउटपुट आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, तो हम हमेशा कंडीशंस को कैसी रखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे ही रखते हैं। जब भी बैटरी अपने को कोई भी आउटपुट दे रही है तो ऐसा नहीं बोलते कि एक्सटर्नल प्रेशर आप चेंज कर रहे हो। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसमें डेल्टा जी के रिलेशनशिप में केवल एक ही टर्म बाकी बचने वाली है। तो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को वापस से लिखते हैं। अब यहां पर केवल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बचा हुआ है और डेल्टा एस मतलब कि रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज बचा हुआ है। तो डी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन इनटू dt। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय dt। यहां से डेल्टा जी का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, माइनस एनएफ ई सेल। और स्टैंडर्ड स्टेट की अगर बात होगी तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, माइनस एनएफ ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड स्टेट पे आपके पास डेल्टा एस का वैल्यू नहीं आएगा, डेल्टा एस नॉट का वैल्यू आएगा। तो अगर स्टैंडर्ड स्टेट पे ही कर लेते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी की जगह क्या लिखा जा सकता है, माइनस एनएफ ई सेल। एन और एफ का डिफरेंशिएशन तो बेसिकली पॉसिबल है नहीं क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। तो डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा ये एन इंटू एफ डी ई सेल डिवाइडेड बाई डी टी। और यहां पर टी टाइम नहीं है, टी टेम्परेचर है। तो अगर आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट ई सेल का वैल्यू अगर दिया जाए, जैसे कि T1 पे ई सेल का वैल्यू है E1 और T2 पे ई सेल का वैल्यू है E2, तो E2 माइनस E1 अपने पास क्या हो जाएगा, डी ई सेल। और dt किसके इक्वल हो जाएगा, T2 माइनस T1 के इक्वल। इस वैल्यू की जानकारी अपने पास होगी, n पता होगा, f पता होगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेल के लिए एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, यहां पर ये जो डी सेल डिवाइडेड बाई dt लिखा हुआ है, इसको एक पर्टिकुलरली नाम दे दिया जाता है और ये नाम क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल। डी सेल डिवाइडेड बाई dt, टी यहां पे टेम्परेचर, इसको बोल देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल। तो यहां से इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर और आगे फॉरवर्ड किया जाए और किसी और टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो एंट्रोपी चेंज ऑफ एनी सेल रिएक्शन इज इक्वल टू एन इंटू एफ इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल। और टेम्परेचर कोफिशिएंट अपने पास सेल का कितना है, डी सेल डिवाइडेड बाई dt। अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर T1 पे ई सेल आपके पास आ जाए E1, टेम्परेचर T2 पे ई सेल आ जाए आपके पास E2, तो डी सेल डिवाइडेड बाई dt मतलब कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाई चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आपको याद ही रखना है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट को क्या बोला जाता है, डी सेल डिवाइडेड बाई dt। अब यहां पर एंट्रोपी कैलकुलेट आप कर पाओगे सेल रिएक्शन के लिए, सॉरी एंट्रोपी नहीं, एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर पाओगे किसी भी सेल रिएक्शन के लिए। और इसी से रिलेटेड जेई में जो क्वेश्चन आ रखा है उसी को डिस्कस करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये जेई एडवांस में ऑलरेडी आ रखा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक सेल का नोटेशन दे रखा है। सेल के नोटेशन में कैथोड और एनोड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनको जनरली इलेक्ट्रोड्स को क्या बोला जाता है। जैसे मान लो कि अगर एनोड की बात की जाए तो एनोड में अपने पास क्या दे रखा है, हाइड्रोजन गैस और HCl एक्वस। HCl एक्वस से आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस का आयन, दैट इज H+ आयन। तो ये इलेक्ट्रोड अपने पास जनरली क्या बोलेंगे, गैस आयन इलेक्ट्रोड। यहां पे क्या दे रखा है, सिल्वर मेटल और सिल्वर मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब ये कैसा इलेक्ट्रोड हो गया, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। इस सेल नोटेशन के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट E0 सेल आपको दे रखा है। अब E0 सेल दे रखा है या E सेल दे रखा है, तो यह लिखा हुआ स्टैंडर्ड पोटेंशियल, मतलब कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू 0.23 वोल्ट है, 0.21 वोल्ट है डिफरेंट टेम्परेचर पे। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि आपको सेल रिएक्शन लिखना है, तो सेल रिएक्शन तो लिख ही दूंगा। उसके बाद आपसे क्या पूछा है कि सेल रिएक्शन के लिए, और सेल रिएक्शन इसने खुद ने लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है इसका रीजन अभी पता चलेगा। इस सेल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, और एंट्रोपी चेंज कहां पे कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड स्टेट पे। इसीलिए इसने यहां पे क्या लिख रखा है, डेल्टा R S0। अच्छी बात है,
यहां पर अगर ये स्टैंडर्ड स्टेट पे कैलकुलेट करना है तो हमें ई सेल भी स्टैंडर्ड स्टेट पे चाहिए होता है, ई नॉट सेल चाहिए होता है। ई नॉट सेल का वैल्यू ही आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो सेल का रिएक्शन लिख लेते हैं। तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ये कैथोड है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का। तो रिडक्शन होगा तो Ag प्लस कहां जाएगा? Ag में एक इलेक्ट्रॉन खाएगा। Ag प्लस कहां प्रेजेंट है? AgCl के अंदर एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बनाएगा? Ag सॉलिड। बैलेंस करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? Cl माइनस एक्वस आयन। आगे एनोड की अगर बात करें तो एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। एनोड किसका? गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस कौन सी? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा तो क्या बनेगा? H प्लस आयन प्लस कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसने? 2। ठीक है, यहां एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दो तो सेल का रिएक्शन आ जाएगा। तो सेल रिएक्शन अपने पास आ गया 2AgCl सॉलिड प्लस H2 गैस। इससे क्या बन गया? 2Ag सॉलिड प्लस 2Cl एक्वस और यहां से आ जाएगा 2H प्लस एक्वस। और इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है? 2। 2H प्लस और 2Cl माइनस को मिला के 2HCl भी लिखा जा सकता है। ओके, सेल रिएक्शन अपने पास आ गया। अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले में इसने क्या पूछा हुआ है कि इस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू बताओ स्टैंडर्ड स्टेट पे। तो बताइए इसने सेल की रिएक्शन क्यों दी? गेस करो। यहां पर मैं सेल की रिएक्शन जो कि आपके पास ये आपने बनाई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, हाफ से मल्टीप्लाई करो, 1/4 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। सेल की रिएक्शन को आप किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। पहली बात तो सेल की रिएक्शन बैलेंस रहेगी, और दूसरी बात ऐसा मल्टीप्लीकेशन या डिवाइडेशन करने से ई सेल या ई नॉट सेल का वैल्यू तो चेंज नहीं होता है, क्योंकि ई सेल या ई नॉट सेल अपने पास कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए आप सेल रिएक्शन कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन होते हैं, जैसा कि एंथैल्पी, जैसा कि एंट्रोपी, जैसा कि इंटरनल एनर्जी और जैसा कि गिब्स फ्री एनर्जी, ये चारों फंक्शन कैसे होते हैं? एक्सटेंसिव क्वांटिटी। तो अगर आपने रिएक्शन को डबल करके लिख दिया तो इन क्वांटिटीज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डबल। रिएक्शन को आधा करके लिख लिया तो एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आधी। या एंट्रोपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधी। इसीलिए इसने सेल की रिएक्शन जिस भी तरीके से लिखनी है इसे, वो इसने दे रखा है, और इसी के लिए आपको डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है। तो इसी सेल रिएक्शन पे ध्यान दूंगा। तो इस सेल रिएक्शन को अगर मैं देखूं तो किस तरीके से है? हाफ H2 से क्या बन रहा है? H प्लस। हाफ H2 गैस, इससे क्या बनेगा? H प्लस। एक ही H प्लस बनेगा, कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 1। और AgCl सॉलिड से क्या बन रहा है? Ag। तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो Ag सॉलिड में चला जाएगा। Cl माइनस बैलेंस करने के लिए लगा दिया। तो इस सेल रिएक्शन की अगर बात की जाए तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है? 1। और ये इलेक्ट्रॉन का जितना इन्वॉल्वमेंट है ये डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन निकालने में कहीं ना कहीं काम आएगा। जैसे ही काम आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि डेल्टा एस की वैल्यू के लिए रिएक्शन देना नेसेसरी है, क्योंकि रिएक्शन से ही आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा एस कितना होगा। वरना रिएक्शन अगर आप अपने हिसाब से बनाओगे तो वो रिएक्शन डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, और उसके लिए डेल्टा एस का जो वैल्यू है वो अलग ही आने वाला है। बाकी तो आपको इक्वेशन पता ही है टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ सेल और उसका रिलेशन होता है डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन के साथ। कितना आता है? डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एन इंटू एफ इंटू टेम्परेचर कॉफिशिएंट डी ई सेल डिवाइडेड बाई डी टी। स्टैंडर्ड स्टेट की बात है तो नॉट लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब ये देख लो पहले ही आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन सेल रिएक्शन। ये रिएक्शन कंसीडर करता तो n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ती है? 2। और गिवन रिएक्शन अगर कंसीडर करनी है तो n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 1। समझ में आ गया ना कि अगर रिएक्शन आप अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं ले सकते। ये केवल रिएक्शन आप तब ले सकते हो जब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात की जाए, और अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन है तो क्वेश्चन वाले ने जो रिएक्शन दी है ना उसी के लिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके देना है। तो बताइए n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 फैराडे कांस्टेंट होता है 96500 कूलम मल्टीप्लाइड बाय डीई नॉट सेल डिवाइडेड बाय डीटी, चेंज इन सेल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 35 माइनस 15, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 20।
और बाद में अपने पास सेल पोटेंशियल है 0.21, पहले कितना था 0.23, तो चेंज कितना हो जाएगा -0.02। इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो सेल रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। एंट्रोपी चेंज यहां पर यूनिट क्या होता है बताओ? तो ds इज इक्वल टू क्या होता है, dq डिवाइडेड बाई t। यहीं से आप यूनिट निकाल सकते हो कि एंट्रोपी का यूनिट क्या होगा, हीट का यूनिट क्या होता है जूल, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है पर केल्विन। तो यहां से एंट्रोपी का जो यूनिट आएगा वो किस में आएगा, जूल पर केल्विन में ही आएगा। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपके पास थ्योरी को पढ़ना जरूरी था, और थ्योरी में आप डेल्टा एस का जो रिलेशनशिप है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल के साथ आपने निकाला हुआ है। इस टॉपिक है अपने पास कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो सबसे पहले टाइट्रेशन वर्ड पे फोकस करो। टाइट्रेशन बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन करवाने का एक तरीका होता है। लेट अस से कि ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि इन दोनों में से एक का सॉल्यूशन, लेट अस से कि बी का सॉल्यूशन उसको बीकर में रख दोगे, और ऊपर से ए के सॉल्यूशन को ग्रेजुअली बी के सॉल्यूशन में ड्रॉप करोगे। तो जैसे जैसे ए बी में मिलता जाएगा उस तरीके से रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करती रहेगी। यहां पर रिएक्शन मिक्सचर बनता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ए और बी कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट। तो ये जो बेसिकली रिएक्शन करवाने का तरीका है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। अब जब टाइट्रेशन करते हैं तो जिस तरीके से टाइट्रेशन की रिएक्शन प्रोसीड करती जाती है, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हमें प्लॉट करके देना है, ग्राफ बना के देना होता है। और ग्राफ हम किसका बनाते हैं, बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। इस बी में जब हम ये ए मिक्स कर रहे हैं तो यहां पर रिएक्शन मिक्सचर आपको मिलेगा, और इस रिएक्शन मिक्सचर की प्रॉपर्टी का ग्राफ बना के देना होता है। जैसे मान लो कि अगर एसिड और बेस का टाइट्रेशन करेंगे तो लेट अस से कि नीचे अपने पास बी है, बी अपने पास यहां पे क्या है, बेस, और यहां पर ए है, ए कैसा है, एसिड। तो बेस अगर मान लीजिए कि पहले एट टाइम टी इक्वल टू 0 केवल ये बेस है और ऊपर केवल क्या है, एसिड है। तो इस बीकर के अंदर ये जो मिक्सचर है, इसको मिक्सचर तो बोलेंगे नहीं, प्योर कंपाउंड है अभी, तो इसका पीएच क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीएच कितना आएगा, 13-14 के करीब आएगा। अब जैसे जैसे एसिड इसमें मिक्स करते जाएंगे तो उस तरीके से इसका पीएच ड्रॉप होता रहेगा। ए बी के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना लेगा, एसिड बेस के रिएक्शन से क्या मिलेगा, सॉल्ट। एक समय ऐसा आएगा जब ए बी के साथ मतलब कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे ना तो एसिड ज्यादा होगा ना बेस ज्यादा होगा। उस समय पे पीएच कितना आ जाएगा, 7। पहले कितना था, 13-14 के करीब था, और इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच कितना हो गया, 7। तो जिस तरीके से आप ए को मिक्स करते जा रहे हो ना, उस तरीके से रिएक्शन मिक्सचर की पीएच पे क्या असर पड़ रहा है, इसको आप एक ग्राफ में प्लॉट करके देते हो। प्लॉट में क्या क्या होता है अपने पास, कोई प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी जैसे कि इस जगह मैं क्या कंसीडर करता हूं, पीएच, प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। और किसके लिए प्लॉट करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एडेड। जैसे कि यहां किसको ऐड किया जा रहा है, ए सॉल्यूशन को बी में ऐड किया जा रहा है, तो ए सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम आप ऐड करते जाओगे, उससे प्रॉपर्टी पे क्या असर पड़ेगा, इसका ग्राफ आप प्लॉट करते हो। तो शुरुआत में अगर देखा जाए तो पहले बी में अपने पास क्या था, केवल बेस था, तो बेस का जो पीएच है वो अराउंड 13-14 के करीब आएगा अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो। और धीरे धीरे एसिड अगर मिक्स करते रहेंगे तो उसका पीएच क्या होगा, ड्रॉप करता रहेगा। कुछ इस तरीके से ग्राफ बन सकता है, केवल हाइपोथेटिकल ड्रॉइंग है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहां से ये समझो कि जब भी आप टाइट्रेशन करते हो तो रिएक्शन मिक्सचर की किसी प्रॉपर्टी को प्लॉट करके देना होता है विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज बीइंग एडेड। अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पे आते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या करेंगे, यही टाइट्रेशन का प्रोसेस होगा। सॉल्यूशन ए को सॉल्यूशन बी में मिक्स किया जाएगा, और जो रिएक्शन मिक्सचर बनेगा उस रिएक्शन मिक्सचर के लिए किसको प्लॉट किया जाएगा, कंडक्टिविटी को। या तो रिएक्शन मिक्सचर की कंडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, या फिर ज्यादा चेंज नहीं हो, मतलब कि कांस्टेंट भी रह सकती है। कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी, इसके लिए बेसिकली आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज क्या रिक्वायर्ड है कि अगर रिएक्शन मिक्सचर में नंबर ऑफ आयंस की प्रेजेंस ज्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। जितना ज्यादा फ्री आयंस अवेलेबल होगा रिएक्शन मिक्सचर का कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। और लेट अस से कि आयंस की प्रेजेंस अपने पास ज्यादा चेंज नहीं होती है और आयंस चेंज हो जाते हैं,
जैसे मान लो कि पहले Na+1 था, अब वापस से उसकी जगह क्या आ गया, एक K+ आ गया, तो नंबर ऑफ आयंस तो अपने पास ज्यादा चेंज नहीं हुए, लेकिन आयंस तो चेंज हो गए ना। Na+ की जगह कौन आ गया, K+। तो ठीक है, कंडक्टिविटी पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले भी 1 मोल आयन थे, अभी भी 1 मोल आयन है, लेकिन कंडक्टिविटी थोड़ा बहुत या तो ज्यादा होगा या थोड़ा बहुत कम होगा, उसके लिए भी हमें सेकंड फैक्टर आना चाहिए। तो सेकंड फैक्टर अपने पास क्या बोलता है कि डिफरेंट कैटायंस या डिफरेंट एनायंस की कंडक्टिविटी का कंपैरिजन करना है। तो सिंपल सी बात है कि जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होती है, जो ज्यादा अच्छे से चल फिर सकता है इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में, उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। और आयनिक मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा चार्ज होगा आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, या हाइड्रेटेड साइज अगर कम होगी, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन की अगर बात करें तो आयंस अपने आसपास वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो आयंस की जो ट्रू साइज है एक्चुअली में हाइड्रेटेड साइज उससे कई गुना बढ़ जाएगी। साइज अगर बढ़ जाएगी, भारी अगर हो जाएगा तो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। तो साइज जितना कम होगा आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। इन दोनों फैक्टर्स को यूज करते हुए हम कंडक्टोमेट्रिक ग्राफ बना सकते हैं। और एक तीसरा फैक्टर और है, आपको पता ही है कि कैटायंस में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, H+ आयन की। एनायंस में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, OH- आयन की। H+ और OH- आयन इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में कुछ अलग ही तरीके से कंडक्टिविटी दिखाते हैं, वो सब अपने कोर्स के बाहर है, लेकिन इतना याद रखना है कि H+ और OH- आयन की कैटायंस और एनायंस में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे मान लो कि एक जेई का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आपके पास कंडक्टिविटी के ग्राफ बना के दे रखे ABCD में, जिस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करता है 4 ग्राफ बना के दे रखे हैं। मैं तो ग्राफ भी बना के नहीं दूंगा आपको, केवल आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हम सही ग्राफ डेवलप करेंगे, किसका, कंडक्टिविटी का। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक KCl का सॉल्यूशन है, KCl वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब KCl एक्वस, और ऊपर से मैं AgNO3 भी अपने पास वाटर सॉल्युबल होता है। इस AgNO3 का कुछ वॉल्यूम इसके कुछ वॉल्यूम में मिक्स कर रहा हूं। शुरुआत में कितना मिक्स करूंगा, 0, फिर 1 ml, 2 ml, 3 ml, इस तरीके से ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, Ag+Cl- को खा के क्या करेगा, AgCl- बनाएगा। तो यहां ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, इस रिएक्शन मिक्सचर का कंडक्टिविटी का ग्राफ आपको प्लॉट करना है। क्या इस रिएक्शन मिक्सचर में जैसे जैसे AgNO3 ड्रॉप करते जाएंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ता रहेगा या कम होता रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो बेसिकली रिएक्शन मिक्सचर की कंडक्टिविटी पे ध्यान देना है। KCl एक्वस प्लस AgNO3 एक्वस जब इसके साथ मिलेगा तो रिएक्शन मिक्सचर में आपको क्या मिलेगा, AgCl सॉलिड। ये बर्बाद हो गया भाई। पहले तो सारे आयंस अपने पास प्रेजेंट है, आयंस की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, आयंस की वजह से ही कंडक्टिविटी आती है। लेकिन अब क्या किया, Ag+ एक्वस आयन ने Cl- एक्वस आयन के साथ मिलके AgCl सॉलिड बना लिया। और आपको पता है कि AgCl सॉलिड वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होता है या स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। तो यहां से Ag+ और Cl- आयन खा के चले गए, एक जगह बैठ गए सॉल्यूशन में, इनकी वजह से कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो एक तरीके से कंडक्टिविटी का नुकसान हुआ है। और बाकी क्या बच गया अपने पास, KNO3। तो KNO3 तो अपने पास पोटेशियम नाइट्रेट तो पानी में सॉल्युबल होता है, तो उसको आप चाहें तो डिसोशिएटेड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अब बात आती है कंडक्टिविटी की। ये कंडक्टिविटी का ग्राफ आपको प्लॉट करना है, तो किस तरीके से प्लॉट किया जा सकता है। प्लॉट करने के लिए वाई एक्सिस पे क्या रखना है, प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, कंडक्टिविटी किसकी, रिएक्शन मिक्सचर की। और नीचे अपने पास क्या है कि AgNO3 का जो वॉल्यूम अपन ऐड कर रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में कंडक्टिविटी ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो यहां क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ AgNO3। शुरुआत में वॉल्यूम कितना होगा, 0। एट टाइम t इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं मैं। शुरुआत में वॉल्यूम कितना ऐड किया मैंने, इसका 0। तो रिएक्शन मिक्सचर में केवल कौन है, KCl मतलब क्या प्रेजेंट है, K+ एंड Cl-। इसकी जो भी कंडक्टिविटी होती है, लेट अस से कि ये इसकी कंडक्टिविटी है। अब जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करता जाएगा, टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड पे मैंने AgNO3 का कुछ वॉल्यूम मिला दिया, और अभी केवल इतना ही वॉल्यूम मिला है जिससे इनकम्प्लीट रिएक्शन हो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो क्या होगा, अब आपके पास यहां से देखिए, अब रिएक्शन मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होगा, K प्लस प्रेजेंट होगा, NO3 माइनस प्रेजेंट होगा, ठीक है, और क्या प्रेजेंट होगा, AgCl सॉलिड। तो बताइए कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है? मुझे तो नहीं लगता है डिक्रीज हुई है। सबसे पहले तो अपने पास रिएक्शन मिक्सचर में क्या था, KCl, K प्लस एंड Cl माइनस आयन, दो आयन थे अपने पास, और जैसे जैसे रिएक्शन होता जा रहा है वैसे वैसे दो आयन तो मेरे पास अभी भी प्रेजेंट है, और जिसमें K प्लस तो कॉमन ही है, बस Cl माइनस को रिप्लेस करके कौन आया, NO3 माइनस आयन आया है, और साथ ही साथ AgCl। और अब AgCl मुझे पता है कि एज अ प्रेसिपिटेट है, AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, लेकिन कुछ इसकी नेग्लेजिबल कॉन्सेंट्रेशन तो सॉल्युबल होगी ना, और नेग्लेजिबल कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉल्युबल होगी तो बहुत ही नेग्लेजिबल Ag प्लस और Cl माइनस दे भी तो सकता है ये। तो बेसिकली मुझे क्या पता चला कि टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड पे कंडक्टिविटी की वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी दो आयंस प्रेजेंट थे, अभी भी दो आयंस यहां पे प्रेजेंट हैं, और ऑलमोस्ट सिमिलर आयंस है, तो कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत ड्रॉप दिखाना चाहते हो, सॉरी, या तो थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी ज्यादा हो या थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी कम हो, तो फिर भी आप क्या बोलोगे कि कंडक्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा इनिशियल कंडक्टिविटी से, एकदम नेग्लेजिबल। तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ऐसा, ठीक है। अब आप जैसे जैसे इसमें AgNO3 मिक्स करते जाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रहेगा, पहले भी यहाँ पे K प्लस और Cl माइनस थे, AgNO3 मिक्स करने से क्या होगा, अब यहाँ पे K प्लस और NO3 माइनस आयन हो जाएंगे, Ag प्लस और Cl माइनस मिलके AgCl प्रेसिपिटेट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों इक्वल हो गए, तो अब अपने पास क्या हो गया कि AgCl कंप्लीटली बन गया, और रिएक्शन में केवल आपके पास क्या बचा है, K प्लस और NO3 माइनस आयंस, ठीक है। और अब अगर AgNO3 आप मिक्स करोगे, लेट अस से कि आफ्टर इक्विवेलेंस, तो AgNO3 मिक्स करेंगे तो Ag प्लस NO3 आते जाएंगे, ये किसी के साथ रिएक्ट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि अब KCl की प्रेजेंस तो है नहीं, तो AgNO3 आते जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ते जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। AgNO3 अब यहां पे नए आएंगे, और पुराना क्या प्रेजेंट है, K प्लस प्रेजेंट है और NO3 प्रेजेंट है, और AgCl प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है, उस पर तो ध्यान देना ही नहीं है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते जाओगे, और इलेक्ट्रोलाइट को नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई नहीं है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इस मिक्सचर की कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज, और बहुत तगड़ी इंक्रीज होगी, क्योंकि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है वाटर में। तो जब तक कि इक्विवेलेंस आ नहीं जाता तब तक तो कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी, या ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत माइन्यूट से इंक्रीज करेगी, और जैसे ही इक्विवेलेंस आ जाता है उसके बाद तो KCl तो खत्म हो गया, उसके बाद केवल क्या बचा अपने पास, AgNO3 आता रहेगा, उसके साथ रिएक्ट करने वाला कोई होगा नहीं, तो अब कंडक्टिविटी क्या होगी, एक्सपोनेंशियली या फिर एक पर्टिकुलर स्लोप के साथ इंक्रीज होने लग जाएगी। तो ये इसका कंडक्टोमेट्रिक ग्राफ हो गया। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस में आ चुका है, और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर ही बेस्ड है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सॉल्यूशन X को सॉल्यूशन Y में मिक्स किया जाता है, और X और Y सॉल्यूशन आपके पास दे रखे हैं, तो जैसे जैसे आप X को Y में मिक्स करोगे तो रिएक्शन मिक्सचर का जो कंडक्टिविटी है वो समय के साथ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर ज्यादा चेंज नहीं होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कॉलम नंबर 2 में दे रखी है, ये कॉलम नंबर 1 है। कॉलम नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का कंसेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन के बारे में जितने भी आंसर हम बना सकते हैं बहुत करेक्टली बनेंगे वो। जैसे पहले वाला देख लेते हैं हम, पहले वाले में क्या कर रखा है, C2H5 होल थ्राइस N, दैट मीन्स कि ट्राई इथाइल अमाइन को CH3COOH में मिक्स कर रहे हैं हम, CH3COOH में ट्राई इथाइल अमाइन को मिक्स कर रहे हैं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है। तो जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाओगे तो रिएक्शन मिक्सचर की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगी या कम होगी, और आप मिक्स किसको कर रहे हो, X को। तो आप जैसे ही इसको इसमें मिक्स करोगे दोनों के बीच में क्या रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनेगा, सॉल्ट, इसको H+ देना पड़ेगा, ये H+ खा जाएगा, तो ट्राई इथाइल अमोनियम आयन बन जाएगा, और CH3COO माइनस एसिटेट आयन बन जाएगा। तो अब बेसिकली क्या बन गया, सॉल्ट। सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होता है, ये पर्टिकुलर सॉल्ट कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
तो पहले आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट थे, और जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको रिएक्शन मिक्सचर में मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो नंबर ऑफ आयंस की प्रेजेंस क्या होगी, ज्यादा, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि कंडक्टिविटी इंक्रीजेस इनिशियली। कब तक इंक्रीज करती रहेगी, जब तक आप इसको इसमें मिक्स करते रहोगे, और जैसे ही न्यूट्रल पॉइंट आ गया, न्यूट्रल पॉइंट में मतलब क्या हो गया कि ये इससे कंप्लीटली रिएक्ट कर गया है और अब ये खत्म हो गया और कंप्लीटली आपके पास सॉल्ट बन गया, तो तब तक तो आपके पास सॉल्ट बनता रहेगा, सॉल्ट बनता रहेगा तो नंबर ऑफ आयंस की प्रेजेंस क्या होती रहेगी, ज्यादा, कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। अब ये खत्म हो गया और आप अगर इसको फिर भी ऐड करना चाहते हो तो ठीक है, ऐड करते रहो। अब बेसिकली आप क्या ऐड कर रहे हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, और सॉल्ट सॉल्यूशन की जितनी कंडक्टिविटी है उतनी तो पहले से ही है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप इस सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड करते रहोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मदद से तो आपको ज्यादा आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होने वाली है। तो अब जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, डज नॉट चेंज मच। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस इनिशियली एंड आफ्टर दैट डज नॉट चेंज मच, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो गई, सॉल्ट सॉल्यूशन में आपके पास इन आयंस की कंप्लीट प्रेजेंस आ गई, उसके बाद आप वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको ज्यादा आयन एक्स्ट्रा ऑफर नहीं करेगा, तो अब कंडक्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये रिजल्ट यहां पे लिखा हुआ रहेगा और आप बेसिकली इसको मिटा दो। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, नीचे AgNO3 का सॉल्यूशन है, AgNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या प्रेजेंट है आपके पास Ag प्लस NO3 माइनस, और अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, Ki भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली लास्ट में जो क्वेश्चन किया था ना हमने जे एडवांस वाला, उसी के जैसे सिमिलर हो गया। एट टाइम t इक्वल टू 0 की अगर बात करूं तो ये दोनों आयंस प्रेजेंट है। एट टाइम t इक्वल टू 0 पे Ag प्लस और NO3 माइनस आयन प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक ठाक कंडक्टिविटी है। और अगर किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें 10 सेकंड की, जब इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे मिक्स कर दिया है, तो ये मिक्स करने से आप क्या सोचोगे कि अब तो आयन बढ़ रहे हैं, आयन बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि जितने भी आयन यहाँ पर बढ़ रहे हैं एक्चुअली में वो रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। तो अब आपके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, Ag प्लस NO3 माइनस K प्लस और I माइनस, 4 आयन होने चाहिए, लेकिन 4 आयन नहीं होंगे, 2 तो प्रेसिपिटेट बना के सिस्टम से बाहर निकल लेंगे, और अभी भी कितने आयन प्रेजेंट होंगे, ऑलमोस्ट उतने ही आयन प्रेजेंट होंगे। तो जब तक आप इसमें डालते रहोगे AgNO3 में Ki को, तब तक कंडक्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं होता रहेगा, क्योंकि जितना भी आयंस की प्रेजेंस एक्चुअली में ज्यादा होनी चाहिए उतनी ही प्रेजेंस यहां पर कम हो जाती है ड्यू टू प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा, जब कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो चुका है तो AgNO3 खत्म, अब बेसिकली क्या बचा हुआ है, K प्लस और NO3 माइनस, और AgI प्रेसिपिटेट में से बाहर निकल चुका है। अब अगर आप और Ki मिक्स करोगे तो अब तो सॉल्यूशन में आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस बढ़ा रहे हो, और ये इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कोई गायब नहीं कर सकता रिएक्शन करके, ठीक है। तो शुरुआत में तो क्या होगा, जब तक रिएक्शन होती रहेगी तब तक तो कंडक्टिविटी ज्यादा चेंज नहीं होगी, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो यहां क्या लिख सकता हूं, कंडक्टिविटी डू नॉट चेंज मच बट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट इट इंक्रीजेस शार्पली। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आप इसमें Ki स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो, Ki आपको क्या देगा, K प्लस और I माइनस, 2 आयंस की प्रेजेंस देगा। इन दोनों आयंस की प्रेजेंस की वजह से कंडक्टिविटी बहुत शार्पली इंक्रीज करेगी। ओके, अब क्या करते हैं, वापस इसको हटा देते हैं और वापस थर्ड वाले पे चलते हैं। अब थर्ड में अपने पास क्या दे रखा है, CH3COOH का सॉल्यूशन है, इसको मिक्स कर रहे हैं किसमें, KOH सॉल्यूशन में। ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। एक एसिड है अपने पास, एक बेस है। अब बेस है तो यहां पे क्या है, K प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ही ज्यादा है। तो इनिशियली इस पर्टिकुलर रिएक्शन के मिक्सचर की, अभी तो मिक्सचर भी नहीं है ये, कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। अब जैसे जैसे आप ये मिक्स करते जाओगे तो एसिड तो बेस से रिएक्ट करेगा, तो एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम एसीटेट प्लस
H2O, H प्लस OH माइनस आयन को खा जाएगा। तो बताइए यहां पर आयंस की प्रेजेंस तो अभी भी है, लेकिन इस बार कौन से आयन है? K प्लस और CH3COO माइनस आयन। पहले भी दो ही आयन थे यहाँ पे, K प्लस और OH माइनस आयन। इनिशियली लिख देता हूं K प्लस और OH माइनस आयन, और आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड आपके पास ये दोनों आयन प्रेजेंट है। बाकी H प्लस और OH माइनस से रिएक्शन करके वाटर बना लिया है, और वाटर की कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो बताइए पहले भी दो आयंस प्रेजेंट थे, अभी भी दो आयंस प्रेजेंट है, क्या कंडक्टिविटी में चेंज आएगा या नहीं आएगा? डज नॉट चेंज मच, इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहां पर कंडक्टिविटी बहुत शार्पली डिक्रीज होगी। क्यों? उसका एक रीजन है, आपको पता ही है ना कि सारे के सारे एनाइंस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होती? OH माइनस आयन की। तो आपने एक्चुअली क्या किया है? OH माइनस आयन का नुकसान कर दिया, और OH माइनस आयन की जगह आप क्या लिया है? एसीटेट आयन लिया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर रहे हो, तो OH माइनस आयन का नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी का नुकसान हो रहा है, और बहुत कम कंडक्टिविटी आपके पास रिवॉर्ड के तौर पे आ रही है। तो शुरुआत में जैसे जैसे CH3COOH यहां पे मिक्स करते रहेंगे, कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस शार्पली, और जब CH3COOH KOH के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर लेगा, तो बेसिकली अपने पास किसकी प्रेजेंस होगी? केवल पोटेशियम एसीटेट की प्रेजेंस होगी, और पोटेशियम एसीटेट अपने पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है बेसिकली। तो यहां K प्लस और एसीटेट आयन की वजह से जितनी कंडक्टिविटी आ सकती है उतनी है अभी। और अब अगर इसमें CH3COOH आप मिक्स करते रहोगे, तो CH3COOH क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये किसी से रिएक्शन तो करेगा नहीं, तो खुद अगर पानी में नीचे जाएगा तो थोड़ा बहुत ही डिसोशिएट हो पाएगा, बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा बहुत डिसोशिएट हो पाएगा तो थोड़े बहुत आयंस की प्रेजेंस बढ़ेगी, थोड़े बहुत आयंस की प्रेजेंस बढ़ेगी, मतलब कंडक्टिविटी में अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहले तो क्या लिखेंगे? कंडक्टिविटी डिक्रीजेस शार्पली, एंड आफ्टर इट डज नॉट चेंज मच। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। इस फाइनल क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है? स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है और स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है। इसमें भी आपको देखना है कि कंडक्टिविटी शुरुआत से लेकर लास्ट तक किस तरीके से चेंज होती है। X को मिलाना है Y में, तो Y अपने पास क्या है? HI, और X अपने पास क्या है? NaOH। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो टाइम t इक्वल टू 0 की बात करता हूं, तो यहां पर केवल कौन है? H प्लस और I माइनस। कंप्लीट H प्लस और I माइनस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। जितना ज्यादा आयंस का प्रेजेंस होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी है। अभी तो अच्छी खासी कंडक्टिविटी है। अब आगे देखना, जैसे ही NaOH मिक्स करूंगा इसमें, टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड मान लेता हूं मैं, तो OH माइनस H प्लस को खा के क्या बना लेगा? वाटर, और बाकी क्या बच जाएगा? Na प्लस और I माइनस। I माइनस पहले भी था, और अब आपने H प्लस को हटा के उसकी जगह क्या लिया है? Na प्लस। तो आपको क्या सोचने को मिल रहा है यहाँ पे कि सर पहले भी दो आयंस यहाँ पे प्रेजेंट थे, अभी भी यहाँ पे दो ही आयंस प्रेजेंट है, तो कंडक्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। बिल्कुल गलत है। दो आयंस जो प्रेजेंट है वो देखो तो सही, एक कौन सा पहले प्रेजेंट था? H प्लस, अब कौन सा प्रेजेंट? Na प्लस। और आपको पता है कि सारे कैटायंस में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है? H प्लस की। तो आपने ज्यादा कंडक्टिविटी वाला आयन तो हटा रहे हो और उसकी जगह लोअर कंडक्टिविटी वाला आयन ला रहे हो, तो अभी भी कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो पहले तो कैसी होगी बेटा? डिक्रीज। जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो सारा HI खत्म, और NOH को मिलके इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करें तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या बन चुका है? वाटर, और क्या बन चुका है? Na प्लस I माइनस। Na प्लस I माइनस अपने पास क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंप्लीट Na प्लस और I माइनस की प्रेजेंस रहेगी, और यहां पर जितनी भी कंडक्टिविटी है उतनी है। अब इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद इसमें क्या मिलता रहेगा? NOH। ये NaOH किसी से रिएक्ट तो नहीं कर पाएगा, तो NaOH पानी में मिक्स होने के बाद केवल अपने आयंस की प्रेजेंस को बढ़ाएगा। आयंस की प्रेजेंस अगर बढ़ाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस की प्रेजेंस को ज्यादा बढ़ाएगा, आयंस की प्रेजेंस को ज्यादा बढ़ाएगा, तो अब कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। तो पहले तो अपने पास कंडक्टिविटी इस पर्टिकुलर केस में डिक्रीज हुआ था, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद कंडक्टिविटी कैसा होगा? इंक्रीज, क्योंकि
इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH को ऐड करते जा रहे हो जो कि आयंस की प्रेजेंस को बढ़ाएगा। तो कंडक्टिविटी या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बेसिकली प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक था, और इस थ्योरेटिकल टॉपिक में आपको सॉल्यूशन X को सॉल्यूशन Y में जब मिक्स कर रहे हैं तो इसके लिए कंडक्टिविटी का ग्राफ प्लॉट करना था रिएक्शन मिक्सचर का। कंडक्टिविटी क्या हो सकता है, या तो डिक्रीज हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है या फिर ज्यादा चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कंडक्टिविटी स्लैश कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट। एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले तो यह ध्यान दो कि कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपने फिक्स कर रखा है या पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो उसमें अगर नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। अब मान लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम तो फिक्स हो गया। अब इस 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में आप और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते जाओ। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो यहां से क्या समझ में आ गया कि कंडक्टिविटी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करोगे तो उनकी कंडक्टिविटी का जो सम है वो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी के बराबर होगा। कंडक्टिविटी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। कंडक्टिविटी और इसकी जगह और क्या यूज किया जा सकता है, कंडक्टेंस, एक ही बात है। रिलेशन बता देता हूं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू L/A। तो अगर सेम इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन की बात है तो वहां पर L और A का जो वैल्यू है, मतलब कि इलेक्ट्रोड का जो एरिया और इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है वो फिक्स रहेगी, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली कंडक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल आएगा, कंडक्टेंस के प्रोपोर्शनल आएगा। तो कंडक्टिविटी अगर एडिटिव प्रॉपर्टी है तो कंडक्टेंस भी कैसा होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी ही होगा। यहां पर और किस तरीके से लिखा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी क्या होगा, तो कंडक्टिविटी K ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी K ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या फिर एक से ज्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स, प्लस कंडक्टिविटी K ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मुझे पता है कि वाटर ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग होता है या इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालने के लिए वाटर की कंडक्टिविटी अगर आप ऐड नहीं करते हो तो भी चलेगा, लेकिन थ्योरेटिकली आपको ये रिलेशनशिप यहां पे करेक्ट तरीके से लिखना है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। कंडक्टिविटी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, मोलर कंडक्टिविटी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। ऐसा कभी भी जोड़ के मत आ जाना, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपके पास अगर कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। देखना अभी कि मान लीजिए कि आपके पास 2 इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन है और दोनों इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है। मिक्स करने पे कंडक्टिविटी रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कितना आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी का सम, ठीक है। जैसे मान लो कि यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट है A और ये इलेक्ट्रोलाइट मैंने कितना ले रखा 1 लीटर और इसकी कंडक्टिविटी मान लेता हूं मैं 100 सीमेंस पर मीटर। यही कंडक्टिविटी का यूनिट होता है, सीमेंस पर मीटर या सीमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है। एक और इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास B, इसकी है 150 सीमेंस पर मीटर कंडक्टिविटी है और ये अपने पास सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। तो इन दोनों को मिक्स अगर कर दूंगा तो कितना लीटर सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास, 2 लीटर सॉल्यूशन। और 2 लीटर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 150 दैट इज इक्वल टू 250। आप इन्हें बोला है कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज अ एडिटिव प्रॉपर्टी। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट आपने मिक्स किए सभी की कंडक्टिविटी को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आ जाएगी। क्या ये सही है, क्या सोच के बताओ, क्या ये सही है क्या? तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज का ध्यान नहीं रखा। ये सही है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। तो सेम वॉल्यूम के लिए अगर आप इलेक्ट्रोलाइट इंसर्ट करते ही रहोगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते रहेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते रहेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। यहां पर वॉल्यूम आपने सेम थोड़ी रहने दिया,
वॉल्यूम पहले इसका कितना था 1 लीटर, अब इस सॉल्यूशन की बात करूं तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया डबल 2 लीटर, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है दोनों के लिए ही है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, और अब मिक्स होने के बाद इसका रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना हो गया 2 लीटर। तो सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी दोनों के लिए वॉल्यूम एक तरीके से डबल ही तो हो गया, तो इनकी कंडक्टिविटी का सम आप कर नहीं सकते इस तरीके से। तो फिर आप इसकी रिजल्टेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, तो ध्यान दो वापस से, आपने कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ एक रिलेशनशिप देखा था। क्या रिलेशनशिप था कि कंडक्टिविटी बेसिकली 1/वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। गिवन दैट इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन है या नंबर ऑफ मोल्स है वो फिक्स है, पानी मिलाना है, सॉल्यूशन नहीं मिलाना है, तो पानी मिला के अगर वॉल्यूम बढ़ाते रहोगे तो कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पानी तो नहीं मिला रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन ही मिला रहा हूं, लेकिन ये भी फिर यहाँ पे एक फंडा आ जाएगा कि इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन आप कौन सा मिला रहे हो, बी वाला, ए वाला थोड़ी मिला रहे हो। तो ए के मोल तो कैसे होंगे, कांस्टेंट, और ए को तो केवल क्या दिखेगा कि पानी उसके लिए बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। सिमिलरली यहां पर बी के सॉल्यूशन में एक तरीके से कौन मिल रहा है, ए मिल रहा है, बी तो नहीं मिल रहा है ना, तो बी के मोल क्या होंगे, कांस्टेंट, बी के लिए तो केवल क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 लीटर प्लस 1 लीटर कितना हो जाएगा 2 लीटर, और पहले इन दोनों का वॉल्यूम कितना था 1 लीटर एंड 1 लीटर। तो एक तरीके से दोनों इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम क्या हो गया, डबल, तो इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, आधी सॉल्यूशन के अंदर। तो बताइए इस सॉल्यूशन के अंदर इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी 50, और इस सॉल्यूशन के अंदर इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी 75। और अब मैं ये बोल सकता हूं कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये सॉल्यूशन ए की कंडक्टिविटी है 50, सॉल्यूशन बी की कंडक्टिविटी है 75 और वॉल्यूम कांस्टेंट है 2 लीटर, तो इन दोनों की कंडक्टिविटी को मिला के रिजल्टेंट इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी आ सकती है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कितनी आएगी बेटा 125। ध्यान रख लेना कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस ही इंक्रीज होने चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा, जितना ज्यादा आयंस बढ़ाओगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे, सभी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को जोड़ दो, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, आगे अगर मान लीजिए कि आप वॉल्यूम भी इंक्रीज करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोल आप कांस्टेंट रखो और वॉल्यूम इंक्रीज करते जाओ, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। डबल अगर वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी हाफ हो जाएगी। 10 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी 1/10 टाइम्स हो जाएगी। और इस तरीके से रिजल्टेंट सॉल्यूशन में आपने ए और बी की कंडक्टिविटी निकाली, फिर उनकी कंडक्टिविटी का सम करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकाला है। और तीसरी बात और क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी। कभी भी मोलर कंडक्टिविटी का सम करके रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी मत निकाल के आ जाना, केवल कंडक्टिविटी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज 0.1 मोलर इन बेरियम नाइट्रेट एंड 0.2 मोलर इन सिल्वर नाइट्रेट इज 5.3 सीमेंस पर मीटर। एक सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स नहीं किया जा रहा है। एक ही सॉल्यूशन के अंदर अपने पास कौन है, सिल्वर नाइट्रेट भी है, बेरियम नाइट्रेट भी है, और इन दोनों को मिला के रिजल्टेंट इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन जो बन रहा है, इसकी कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 5.3 सीमेंस पर मीटर। यही कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। तो एक बात बताओ, एक ही सॉल्यूशन के अंदर अपने पास काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट है, तो सॉल्यूशन की रिजल्टेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, हर किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी नहीं दे रखी है, उसके आयन की कंडक्टिविटी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टिविटी आती किसकी वजह से, आयंस की वजह से ही आती है। तो सारे आयंस, जितने भी आयंस प्रेजेंट है, हर किसी आयंस की कंडक्टिविटी का सम कर दो, टोटल इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन का रिजल्टेंट कंडक्टिविटी आ जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस। तो कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है, Ag+ प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, और कौन सा आयन प्रेजेंट है, Ba2+ आयन प्रेजेंट है। Ag+ कम प्रेजेंट है, Ba2+ कम प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन अपने पास दोनों जगह से मिलेगा तो नाइट्रेट आयन ज्यादा प्रेजेंट है, तो नाइट्रेट आयन की कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी, इसकी सबसे कम आएगी, इसकी थोड़ी ज्यादा आ सकती है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से उनकी कंडक्टिविटी जितनी भी आनी है वो अपने आप ही आ जाएगी। मैंने तो सिंपल एक डेफिनेशन यूज करी है
कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी का सम कर दो तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आ जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर होते क्या, आयंस, आयंस की कंडक्टिविटी का सम कर दो, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, अब इन सॉल्यूशंस में आपके पास ना तो Ag+ की कंडक्टिविटी है, ना नाइट्रेट आयन की है, ना ही बेरियम 2+ आयन की कंडक्टिविटी है, किसी की भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी तो दे रखी है ना इन सबकी, तो मोलर कंडक्टिविटी से क्या निकाल लेंगे, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी की वैल्यू वहां पुट करने के बाद नाइट्रेट आयन की कंडक्टिविटी आ जाएगी। नाइट्रेट आयन की कंडक्टिविटी को किस में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी में। ओके, तो आप बताइए कि Ag+ की अपने पास कंडक्टिविटी क्या होगी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K × 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन C, और जब यहां पर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, सीमेंस पर सेंटीमीटर, मतलब कि ओम पर सेंटीमीटर। यहां पे क्या है, सीमेंस पर मीटर में है, या मोलर कंडक्टिविटी आपको किस में दे रखी है, सीमेंस, मतलब कि पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल में दे रखी है। तो 1000 ऊपर नहीं आएगा, 1000 नीचे आएगा, इसको हटा देते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय 1000 इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो बताइए Ag+ की कंडक्टिविटी कितनी है, 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू कॉन्सेंट्रेशन। Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.2 मोलर। तो कंडक्टिविटी ऑफ Ag+ कितना आ जाएगा यहां से, 1.2 पर ओम पर मीटर में आंसर आएगा ये। ऐसे ही किसकी निकाल सकते हैं, Ba2+ की कंडक्टिविटी, और नाइट्रेट आयन की सबसे बाद में निकालनी पड़ेगी। तो Ba2+ बेरियम का कितना दे रखा है, 0.1 मोलर दे रखा है। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। 1000 नीचे आएगा यूनिट्स के हिसाब से। तो Ba2+ की मोलर कंडक्टिविटी है 13 × 10⁻³ कंडक्टिविटी इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 है इस बार, इंटू 1000। यहां से कंडक्टिविटी आ जाएगी Ba2+ की 1.3 पर ओम पर मीटर। Ba2+ की कंडक्टिविटी आ गई, Ag+ की कंडक्टिविटी आ गई, और अब इनका कोई मीनिंग तो रहा नहीं, तो इनको हटा देते हैं। और आपको क्या निकालनी है, नाइट्रेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी तो बाद में निकलेगी, पहले कंडक्टिविटी निकालो आप। तो सारे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी, सभी आयंस की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। कंडक्टिविटी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, वहां से ये रिलेशनशिप मैंने डेवलप किया है। तो पूरे इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी दे रखी थी, 5.3 सीमेंस पर मीटर। यह स्कोर क्या लिख सकते हैं, 5.3 पर ओम पर मीटर इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ Ag+ आयन। Ag+ आयन कितना है, 1.2। कंडक्टिविटी ऑफ Ba2+ आयन कितना है, 1.3। और कंडक्टिविटी ऑफ नाइट्रेट आयन ये नहीं है अभी अपने पास, तो 1.2, 1.3, 2.5, 2.5 यहां से अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये 2.8। तो नाइट्रेट आयन की कंडक्टिविटी आ जाएगी 2.8 पर ओम पर मीटर। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रेट आयन का कंडक्टिविटी आ गया, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है और इसी यूनिट में निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K × 1000 डिवाइडेड बाय C। लेकिन कंडक्टिविटी की यूनिट देख लो, उस यूनिट के हिसाब से 1000 कहां पे आएगा, नीचे आएगा। आगे बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी कितनी है, 2.8 पर ओम पर मीटर। कॉन्सेंट्रेशन कितना है C, वो अभी लिखेंगे, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन देख लो, नाइट्रेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.2 मोलर। यहां से नाइट्रेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 0.2 मोलर, 0.2 मोलर प्लस 0.2 मोलर, 0.4 मोलर। तो मोलर कंडक्टिविटी यहां से कितनी आएगी नाइट्रेट आयन की, ये से कट जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 × 10⁻³ पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल। यही आंसर है अपने पास। और ये क्वेश्चन करने के लिए बेसिकली आपको किस चीज की जरूरत थी, ये पता होना चाहिए था कि किसी भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो उसमें प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को मिला दो तो आ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होते हैं, आयंस, आयंस की कंडक्टिविटी को मिला दो तो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आ जाती है।